नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर पर बयान देकर चीन ने कर दी बड़ी गलती, भारत ने दिया करारा जवाब। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती चुनावी सरगर्मी के बीच सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने पर जोर, खुफिया एजेंसियों ने एलओसी को लेकर किया अलर्ट। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूक्रेन से 50 किलोमीटर दूर यूएस की आर्मी का बड़ा जमावड़ा, किसी भी वक्त हो सकता है भीषण जंग। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चीन और नेपाल के रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा कैलाश मानसरोवर। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में लगेगा फिल्मी सितारों का जमावड़ा और कई हस्तियों को भेजा गया है निमंत्रण। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर पर बयान देकर चीन ने कर दी बड़ी गलती, भारत ने दिया करारा जवाब। जी दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान में हुई इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयानों को अनावश्यक बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही भारत ने कहा कि केंद्र शासित क्षेत्र से जुड़े मामले पूरी तरह से देश के आंतरिक मामले हैं। ओआईसी की बैठक में वांग द्वारा जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम उद्घाटन सत्र में भाषण के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी द्वारा भारत का अनावश्यक जिक्र किए जाने को खारिज करते हैं। बागची ने कहा कि केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर से जुड़े मामले पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं और उन्होंने कहा कि चीन सहित अन्य देशों को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि भारत उनके आंतरिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने से परहेज करता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में बढ़ती चुनावी सरगर्मी के बीच सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने पर जोर, खुफिया एजेंसियों ने एलओसी को लेकर किया अलर्ट। जहां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के अलावा सुरक्षा अधिकारी भी विस्तृत रूपरेखा तैयार करने में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद राज्य में पहली बार चुनाव होने हैं और इसके लिए फिलहाल परिसीमन का काम चल रहा है और इसके मद्देनजर सेना, पुलिस महानिदेशकों और खुफिया अफसरों की टॉप लेवल मीटिंग में राज्य पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल रखी है। आतंकवादियों और उनके हमदर्दों पर शिकंजा कसने और सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने को कहा गया है और खुफिया एजेंसियों ने सीमा पार के आतंकियों को लेकर आगाह किया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन से 50 किलोमीटर दूर यूएस आर्मी का बड़ा जमावड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक वीडियो ने नाटो देशों से लेकर अमेरिका तक को हैरान कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो ने युद्ध की दिशा को ही बदल कर रख दिया है। रूस ने यूक्रेन की जंग में अब चेचन्या के खूंखार लड़ाके झोंक दिए हैं और इसका वीडियो सबूत अब दुनिया देख रही है। और वहीं आपको बता दें कि हाथों में हाईटेक हथियार लेकर चेचन्या के लड़ाके मोर्चा संभाल रहे हैं, कंधों पर रख रॉकेट लॉन्चर दाग रहे हैं और यही ताकत है चेचन्या की। चेचन्या के बेहद घातक इसको माना जाता है और ये वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव के पास का बताया जा रहा है, क्योंकि रूस का इस वक्त एक ही टारगेट है, कीव पर कब्जा और फिर जेलेंस्की का खेल खत्म। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चीन और नेपाल के रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा कैलाश मानसरोवर। जी हाँ दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा अब आसान हो जाएगी और श्रद्धालुओं और अन्य नागरिकों को अगले साल दिसंबर के बाद से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन या नेपाल से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि दिसंबर 2023 तक सड़क बनने के बाद श्रद्धालु पिथौरागढ़ से सीधे सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा सकेंगे। चीनी सीमा को जोड़ने वाली सामरिक महत्व की घट्टाबगड़ लिपुलेख सड़क 2 साल में पक्की हो जाएगी और इस सड़क के चौड़ी और पक्की होने से कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ सुरक्षा बलों और नागरिकों की आवाजाही सुगम हो जाएगी। वर्ष 2006 में गर्भाधार से लिपुलेख तक सड़क का निर्माण शुरू किया गया था और वर्ष 2012 तक इस सड़क का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन विषम भौगोलिक
भौगोलिक परिस्थितियों के कारण तय समय पर सड़क नहीं कट सकी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में लगेगा फिल्मी सितारों का जमावड़ा, कई हस्तियों को भेजा गया निमंत्रण। जी हां दोस्तों, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक तैयारियां की हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री व उद्योगपतियों के साथ ही साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के फिल्मी सितारों को भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल किया गया है। वहीं मिल रही जानकारी के मुताबिक 25 मार्च की शाम 4 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में करीब 70,000 लोग शामिल होंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियों को फाइनल टच देने में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। मिल रही जानकारी के मुताबिक नेताओं और उद्योगपतियों के अलावा कुछ बॉलीवुड स्टार्स को भी आमंत्रित किया गया है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अजय देवगन, बोनी कपूर, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री सहित कई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कलाकारों को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण भेजा गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में अब संभल कर करें ड्राइव, 1 अप्रैल से नियम तोड़ने पर 10,000 जुर्माना और जेल भी। राजधानी में सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने और यातायात की भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार और भारी वाहनों के चालकों के लिए एक गहन बस लेन प्रवर्तन अभियान यानी बस लेन एनफोर्समेंट ड्राइव शुरू करने जा रही है। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन संबंधी अनुशासन को सख्ती से लागू करेगी। लेन का उल्लंघन करने वाले चालकों को 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रतिबंध हटते ही बढ़ने लगा कोरोना के आंकड़े, दैनिक मामलों और मौत की संख्या में हुआ इजाफा। जी दोस्तों, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 31 मार्च से कोरोना को लेकर जारी सभी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है। हालांकि मास्क पहनने को लेकर अनिवार्यता बनी रहेगी और हाल के कुछ दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो अचानक से मामले बढ़ रहे हैं। दैनिक मामलों में 350 के करीब इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 मार्च को 1938 नए केस सामने आए हैं और इसके साथ ही 23 मार्च को 1778 नए मामले सामने आए थे और सबसे कम 21 मार्च को नए दैनिक केस सामने आए थे और इस दिन 1549 मामलों की पुष्टि हुई थी। आपको बता दें कि 22 मार्च को 1581 और 20 मार्च को 1761 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। कोरोना के मामले में इजाफा तो हुआ ही है, साथ ही मौत के आंकड़े में भी उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि 20 मार्च को 127 मरीजों की कोरोना से मौत हुई थी और उसके बाद 2 दिनों तक रोज 33 मरीजों की जान गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गुजरात के बीजेपी सांसदों से की मुलाकात, गृह मंत्री अमित शाह भी रहे इसमें मौजूद। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकारी आवास पर गुजरात के भाजपा सांसदों से मुलाकात उन्होंने की है और सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी के साथ बैठक में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के भाजपा के सभी सांसद मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद थे, जो गुजरात से लोकसभा सदस्य हैं और सूत्रों ने बताया कि बैठक करीब आधे घंटे तक चली। पीएम आवास पर हुई बैठक के बारे में गुजरात के एक भाजपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के भाजपा सांसदों से बातचीत की और संसदीय क्षेत्र में उनके काम के बारे में पूछा। सूत्रों के अनुसार ये एक नियमित बैठक थी जो प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के सांसदों के साथ संसद सत्र के दौरान करते हैं। उन्होंने गुजरात के सांसदों को आमंत्रित किया और राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और हमारे क्षेत्र में सांसद जो काम कर रहे हैं उसके बारे में पूछा। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार को झारखंड और बिहार के भाजपा सांसदों से मुलाकात की थी और दोनों राज्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की थी। संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से भाजपा सांसदों से मिलते हैं और कभी कभी वो क्षेत्रवार या राज्यवार आधार पर भाजपा सांसदों से मिलते हैं। भाजपा के एक नेता ने कहा कि इन बैठकों में प्रधानमंत्री सांसदों की चिंताओं को सुनते हैं और उन्हें संबोधित करते हैं। वो उनके कामकाज में सुधार लाने का उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसी भी हालत में नहीं दूंगा इस्तीफा, विश्वास प्रस्ताव से पहले बोले पाकिस्तानी पीएम इमरान खान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कहा कि वो किसी भी स्थिति में इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ अविश्वास प्रस्ताव में विजयी साबित होगी।
पत्रकारों से बातचीत में इमरान खान ने कहा कि अगर कोई सोचता है कि वो घर चले जाएंगे तो वो गलत है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने साफ किया है कि उनके तटस्थ वाली टिप्पणी का गलत मतलब निकाला गया। पीडीएम और जेयूआईएफ के अध्यक्षों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान 12वें खिलाड़ी हैं और अब उनको टीम से हटाने का वक्त आ गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नाटो का बड़ा बयान, खुलेआम झूठ बोलकर रूस को समर्थन दे रहा है चीन। परमाणु रासायनिक हमले से बचाव के लिए यूक्रेन को भेजेंगे मदद। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो के प्रमुख जेंस स्टोलनबर्ग ने बुधवार को रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को लेकर चीन पर आरोप लगाए। स्टोलनबर्ग ने कहा कि चीन खुले तौर पर झूठ बोलकर रूस को राजनीतिक मदद दे रहा है। उन्होंने साफ किया कि नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को अतिरिक्त मदद भेजने के लिए तैयार होने वाली है ताकि वो देश परमाणु और रासायनिक हथियार के खतरे से बच सके। स्टोलनबर्ग ने आगे कहा कि नाटो पूर्वी यूरोप में स्थित देशों की सुरक्षा के लिए 4 नए बैटल ग्रुप्स उतारने जा रहा है जो कि रूस की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए काफ़ी होंगे। उन्होंने रूस की धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि परमाणु हथियारों से लड़े जाने वाले युद्ध कभी जीते नहीं जा सकेंगे और इनका इस्तेमाल पूरी जंग की प्रकृति को ही बदल देगा। नाटो प्रमुख ने कहा कि गुरुवार को होने वाली बैठक में सदस्य देशों के लिए बड़े कदम उठाना काफ़ी ज़रूरी होगा क्योंकि इससे ही लंबी अवधि में हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि नाटो देश यूक्रेन को साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी सहयोग देंगे और ऐसे उपकरण मुहैया कराएंगे जो रासायनिक या परमाणु हमलों से बचाने में मददगार होंगे। उन्होंने कहा कि ये नाटो की जिम्मेदारी है कि ये जंग यूक्रेन की सीमाओं के बाहर ना फैले। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली खबर आई सामने, भारत ने किया बाहुबली मिसाइल का परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के लिए नींद उड़ाने वाली खबर सामने आई है। भारत ने एक बार फिर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस का परीक्षण किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने बुधवार को अंडमान निकोबार में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया और रक्षा मंत्रालय के मुताबिक टेस्ट में ब्रह्मोस मिसाइल सटीकता के साथ अपने टारगेट को भेदने में कामयाब रही। भारत के इस परीक्षण को पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। दरअसल ब्रह्मोस पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में लगातार चर्चा में बनी हुई है। भारत से 9 मार्च को एक मिसाइल मेंटेनेंस के दौरान गलती से उड़कर पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर जाकर गिर गई थी और इस घटना में किसी की जान तो नहीं गई लेकिन आसपास के कई घर ज़मींदोज़ हो गए थे। हैरत की बात ये थी कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को मार गिराना तो दूर, उसका पता तक नहीं लगा पाया था। स्थानीय लोगों की ओर से सूचना दिए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना को घटना की जानकारी हुई जिसके चलते उसकी देश और बाहर जमकर किरकिरी हुई और इसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने 24 घंटे बाद बयान जारी किया कि उसके रेडार ने इस मिसाइल को लॉन्च होते ही ट्रैक करना शुरू कर दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नया उत्तर प्रदेश, योगी के शपथ मंच से होगा नए टारगेट का ऐलान। क्या है बीजेपी का प्रण, आपको बता दें दोस्तों कि 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे होंगे तो उनके पीछे मंच पर लिखा नारा उनकी नई सरकार के लक्ष्य का ऐलान कर रहा होगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के बीच मंच पर नया नारा लिख दिया गया है और मंच पर केसरिया, लाल और सफ़ेद रंग के मिश्रण वाले बैकग्राउंड पोस्टर पर यूपी विधानसभा को दिखाया गया है और उसके ऊपर लिखा है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को। इसके बाद बड़े अक्षरों में शपथ अंकित है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जीत को भाजपा ने राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा और विकास के नाम पर मिली जीत बताया था। दोबारा सरकार बनने के साथ ही भाजपा ने नए उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योगी सरकार इसमें किस हद तक सफल होती है उस पर काफी हद तक 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल 21 नवंबर को ही पीएम मोदी के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए नए नारे का ऐलान किया था। योगी ने लिखा था कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि गुजरात से आ रही है। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता
भाजपा में शामिल। रोड शो के पहले केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय में पदाधिकारियों सहित आम आदमी पार्टी के सैकड़ों सदस्य बुधवार को गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान के दौरे से कुछ दिन पहले ये घटनाक्रम हुआ। दोनों नेताओं की अहमदाबाद में एक रोड शो करने की योजना है। आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने इसे झूठ कहकर खारिज कर दिया और कहा कि उसके कुछ निलंबित सदस्यों को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले अन्य लोग कभी भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी से जुड़े ही नहीं थे। भाजपा ने कहा कि गुजरात इकाई के प्रमुख CR पाटिल की मौजूदगी में राज्य भाजपा मुख्यालय कमलम में आयोजित एक समारोह में सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की टोपी उतार दी और भगवा पहन लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को जनता कभी ना करे माफ, वीरभूम हिंसा पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त किया है। घटना को लेकर पीएम मोदी ने बुधवार को कहा कि उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार दोषियों को सजा देगी। दोषियों को सजा दिलाने में केंद्र सरकार मदद करेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ ना करें। कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में नए बने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी केंद्र सरकार उसे मुहैया कराएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। पारा पहुंचेगा 40 डिग्री के पार, पड़ने वाली है भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। जहां दोस्तों, इस साल गर्मी की दस्तक ने लोगों को डरा दिया है। बीते एक पखवाड़े से गर्मी का ग्राफ तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब गर्मी अपना प्रचंड रूप कभी भी दिखा सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2-3 दिन में दिल्ली NCR का तापमान कभी भी 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। 24 मार्च से 27 मार्च तक राजधानी और NCR के इलाके में लू के थपेड़े भी झेलने पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा कि इन दिनों में अगर पहाड़ों पर बारिश नहीं हुई तो गर्मी औसत से ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह रहा है। अगर बारिश नहीं हुई तो यह अचानक ही 40 डिग्री के पार जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन युद्ध में रूस ने दी खुली चेतावनी, बोले खतरा महसूस हुआ तो इस्तेमाल करेंगे परमाणु हथियार। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध को अब 28 दिन हो चुके हैं। पुतिन की सेना ने पूर्वी यूरोप के छोटे से देश का नक्शा पूरी तरह से बदल दिया है और इसके बावजूद कीव अभी भी आज़ाद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये युद्ध और ज़्यादा विध्वंसकारी हो सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने CNN से बात करते हुए बताया कि यूक्रेन युद्ध में अगर रूस अस्तित्व के खतरे का सामना करता है तो वो सिर्फ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। और दोस्तों, इसी के साथ प्रवक्ता ने कहा कि घरेलू सुरक्षा को लेकर हमारा एक सिद्धांत है और वो सार्वजनिक है। आप परमाणु हथियार के इस्तेमाल के सभी कारण पढ़ सकते हैं, इसलिए अगर हमारे देश के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा होता है तो इसका इस्तेमाल हमारे सिद्धांतों के अनुसार किया जा सकता है। तो दोस्तों, खुले तौर पर यहाँ पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर हमारे अस्तित्व पर खतरा आएगा तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर लेंगे। दोस्तों, ये रूस की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान की अटक चुकी है सांसें, अन्य पार्टी से PTI में आए 51 सदस्यों पर निगाहें, गिर सकती है इमरान खान की सरकार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची हुई है। पाकिस्तान के PM इमरान खान की सरकार की सांसें अटकी हुई हैं। 28 मार्च को विपक्ष ने इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान की सरकार जाने वाली है और ऐसे में इमरान खान के पास गिने चुने दिन हैं, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आखिरी कोशिशों के तहत नेशनल असेंबली के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए डराने धमकाने में लगी हुई है। PTI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि जो सदस्य PTI का साथ छोड़ना चाहते हैं उन्हें अयोग्य घोषित कर ऐसी सजा दी जाए ताकि पाकिस्तान में ये प्रथा हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के न्यूज़ के मुताबिक PTI के 10 मंत्री और 41 नेशनल असेंबली के सदस्य ऐसे हैं जो अपनी पुरानी पार्टी से ही बगावत कर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए हैं और अब इन सांसदों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के फैसले से लूट गया चीनी बाजार, ड्रैगन को लगा 10,000 करोड़ रुपए का झटका। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में लाल आंख दिखाने वाले ड्रैगन की हैसियत अब दुनिया भर में
कमजोर पड़ने लगी है। इसके पीछे वजह पीएम मोदी का विजन और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम, जो दुश्मन देश की हेकड़ी ढीली करने के लिए काफी है। दरअसल भारत में स्वदेशी अपनाने और चाइनीज सामानों के बहिष्कार का असर इस साल होली पर देखने को मिला। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते हल्के पड़ते बाजार में भी इस बार भारी उछाल आया है और यही वजह है कि होली पर माया नगरी मुंबई और राजधानी दिल्ली समेत देश भर में व्यापार में 30% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल होली पर देश भर में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान बिक गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस बात की जानकारी दी है। कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के अनुसार पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार होली में 30% ज़्यादा बिक्री हुई है और इसके साथ ही उनका कहना है कि इस साल देश भर में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का व्यापार हुआ है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कोविड से राहत के प्रबंधन की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार द्वारा कोविड समस्या को बेहतरी से निपटने के कारण ही अब देश भर में कोविड प्रतिबंध समाप्त हुए हैं और व्यापार ने रफ्तार पकड़नी शुरू की है।